बच्चों, आज हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालते हैं। इसके पहले हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकाले हैं जब दोनों प्लेटों के बीच में पूरे जगह पर कोई भी माध्यम या तो वायु हो या तो फिर परावैद्युत पदार्थ हो, वहाँ पूरे जगह में रहता था। यहाँ पर आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है, तब हमको समांतर प्लेट इस संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये संधारित्र लिया है जिसकी प्लेट A है पहली, दूसरी प्लेट B है। इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हम कैपिटल A के रूप में लेते हैं, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जैसे कि पिछले चैप्टर में किए हैं हम, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हमने लिया है D के रूप में। ओके, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में, जैसा कि हमारा टॉपिक ही है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ, तो हम यहाँ पर T मोटाई का, इसकी मोटाई हम ले लेते हैं T। इस T मोटाई के परावैद्युत माध्यम हम यहाँ पर लेते हैं K के रूप में। ओके, और यह कैसी रखी हुई है यहाँ पर T मोटाई का परावैद्युत माध्यम, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है उन प्लेटों के समानांतर रखी हुई है। ठीक है, अब हम इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत माध्यम रखा गया है इसकी मोटाई कैपिटल K है, ये मैंने पहले ही बताया है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये दोनों समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं, यह परावैद्युत माध्यम हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, तो ये जो जगह यहाँ पर दिख रहा है, खाली स्पेस है, ये यहाँ पर क्या होगा, वायु रहेगा। तो वायु की परत, यहाँ पर वायु की का जो मोटाई होगा, हम वायु का लेयर भी कह सकते हैं, परत भी कह सकते हैं। तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, चूँकि ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T है, हम इसको परावैद्युत पदार्थ के परत की मोटाई भी कह सकते हैं। तो ये वाला जगह क्या हो जाएगा, D-T, इधर भी वही D-T, दोनों तरफ इस तरह से। अब हम आगे, ये क्लियर हो गया हम लोगों को कि परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T और वायु के परत की मोटाई D-T है। क्लियर। अब हम यहाँ पर हमको इन प्लेटों को आवेशित करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेट A और B का संबंध हम एक सेल या बैटरी से कर देते हैं। ठीक, तब यहाँ पर क्या होगा कि इस प्लेट A जो है आवेशित होने लगेगा। देख रहे हैं हम यहाँ पर धनावेशित हो गया, यहाँ पर प्लस Q यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो धनावेशित हो गया। इसी को आपकी बुक में कहीं पर ये नहीं दिया गया है, वहाँ पर ये कहा गया है कि किसी भी विद्युत स्रोत से इसको कनेक्ट करके इसको आवेशित किया जाता है। हम यहाँ पर बैटरी के थ्रू इसको आवेशित कर सकते हैं। ओके, अब चूंकि हमको पता है कि यहाँ ये परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, परावैद्युत वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वहाँ पर कि परावैद्युत पदार्थ में धन और ऋण आवेश, चूँकि यह जो है अनचार्ज बॉडी है यानी अनावेशित बॉडी, तो यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों जो है समान मात्रा में रहता है। ध्रुवी अध्रुवी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है वहाँ पर। क्लियर। अब तो क्या होगा कि यहाँ पर इसमें जो धन और ऋण जो मात्रा आवेश है वह जो है, यहाँ जब हम इसको यहाँ पर रखे हैं और ये जो आवेश यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, तब क्या होगा कि इस परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाएगा, और यहाँ पर चूँकि इसमें ऋण और धन दोनों समान मात्रा में मौजूद हैं, यहाँ पर ये जो प्लेट A का धन आवेश है वह परावैद्युत पदार्थ के ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो इस तरह से परावैद्युत पदार्थ का जो ये वाला जो एरिया है जो A के नज़दीक है, वहाँ पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, यानी प्लेट A और परावैद्युत पदार्थ के बीच में यहाँ पर प्रेरण की प्रक्रिया होती है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर ध्रुवण होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रेरण की प्रक्रिया होती है, जैसा कि पिछले भी टॉपिक्स में हम देख चुके हैं। ओके, और जो धन आवेश है इसके दूसरी तरफ इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा प्लेट B भी है समांतर प्लेट संधारित्र का, तो इस B प्लेट और यहाँ पर ये जो परावैद्युत पदार्थ का ये वाला हिस्सा है, इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर प्रेरण की प्रक्रिया होगी।
तो यहाँ इस प्लेट बी के इस तरफ वाले तल में ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। ओके, यहाँ धन आवेश है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण आवेश, और धन आवेश इस बी प्लेट के दूसरी तरफ प्रेरित हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इसके पहले वाले टॉपिक्स में भी देखा है कि हमको यहाँ पर ये जो धन आवेश है इसकी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ऋण आवेश का ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, तो हम इसको पृथ्वीकृत कर देते हैं। ओके, तो ये सारा धन आवेश यहाँ चला जाता है। ये कैसे होता है ये हम सब देख चुके हैं पहले ही। क्लियर? तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट ए का संबंध आवेश से है और प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है। यानी इस प्रकार फाइनली हम ये कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के पहले प्लेट ए में ए को जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यहाँ पर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल प्लस क्यू आवेश ही रहेगा, है ना, दोनों तरफ देख रहे हैं हम लोग। और इस समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट बी के यहाँ पर इधर देख रहे हैं इधर समीपवर्ती तल में इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा, केवल माइनस क्यू आवेश बच जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व यह जो है, भले हम लोगों को इस तरह से दिख रहा है, और समांतर प्लेट संधारित्र के बनावट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर ये प्लेटें आयताकार के रूप में हम लोग ले रहे हैं। आयताकार, ये वृत्ताकार भी हो सकती, तो आयताकार है, तो यहाँ पर हम पृष्ठ आवेश घनत्व इसका हम निकाल सकते हैं। तो वह होगा प्लस आवेश है यहाँ पर, इसलिए इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा के रूप में होगा। और यहाँ पर माइनस आवेश प्रेरित हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा के रूप में होगा। आप एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपके देखने के लिए ये डायग्राम और जो आगे की चीज़ें हैं मैंने जो लिखा है इसको आप एक बार रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है। ठीक है, हम लोग इसको कहाँ पढ़े थे, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें देख चुके थे। यहाँ ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, और क्यू आवेश की मात्रा है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अभी सिग्मा की वैल्यू निकाले। आप लोग एक बार डायग्राम को फिर से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से कैसे हमने यहाँ पर इसको बनाया है, एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ती हूँ मैं। ओके, वायु की परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये चीज हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में देख चुके थे कि यदि दो समानांतर अनंत चादर लेते हैं, यानी अनंत समतल चादर के लिए हम जो आर्टिकल किए थे वहाँ पर दो समानांतर अनंत समतल चादर लेते हैं, तो आवेशों का पृष्ठ घनत्व वहाँ समान लेकिन विपरीत होता है। इस कंडीशन में हम दोनों चादरों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाले थे, और दोनों चादरों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होता है। आपको याद आ रहा होगा तो एक बार ये मैं यहाँ पर ऐसा बता देती हूँ, आप देख सकते हैं इसको किस तरह से हम वहाँ पर निकाले थे। ये दो समानांतर चादर थे, यहाँ पर ये फर्स्ट क्षेत्र था, यहाँ पर सेकंड था, यहाँ पर थर्ड था। तो यहाँ पर ये दो समानांतर चादर हैं, तो इस बीच के लिए हम मान निकाले थे। तो वही चीज़ यहाँ पर ये चीज़ लागू हो रहा है। यहाँ पर आवेश, यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा है, दोनों का मान समान है लेकिन विपरीत है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा, और वो कितना था ये हम लोग निकाल चुके थे वहाँ पर, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। उसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ किए हैं।
ठीक है, हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पर निकाले हैं। ये देखिए आप डायग्राम में यहाँ पर, ये देखिए यहाँ हम किसके लिए निकाले हैं, अभी वायु के पर्त की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें। तो यहाँ पर देखिए यह जो है दूसरा क्षेत्र होगा कि नहीं, दो चालकों चादर के बीच का क्षेत्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आया। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ हम ये तो निकाल लिए और यहाँ इस E0 की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। आगे हम इस समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 में हम देखते हैं कि हमारे पास E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, और चूंकि हम सिग्मा की वैल्यू कितना निकाले हैं, अभी Q अपॉन A निकाले, उस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो E0 इक्वल टू Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन 0। इस प्रकार से इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं इधर। तो हमारे पास हमको मिल जाता है E0 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। क्लियर? आगे फिर हम देखते हैं। अभी विद्युत पदार्थ के लिए के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम देखते हैं। E इक्वल्स टू Q अपॉन K इंटू एप्सिलॉन 0 ये आएगा। इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। अभी हम ऊपर में वायु की पर्त के लिए निकाले थे और अभी यह E परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। A और B के बीच विभवांतर देखते हैं। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 के रूप में निकाल सकते हैं। V1 क्या होगा, वायु की पर्त में विभवांतर का मान। V2 क्या हो जाएगा, जो परावैद्युत माध्यम है वहाँ पर विभवांतर का मान। ठीक है, चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर आपको पिछले वाली क्लास में मैं V की वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड बताई थी। यहाँ पर आपको मैं इजी मेथड, उसी 2 में से एक मेथड को बताती हूँ। विभव प्रवणता का मान हम E इक्वल टू dV अपॉन dx के रूप में निकाले थे। इसी को हम यहाँ पर V अपॉन x के रूप में लिख सकते हैं। माइनस के रूप में रहता है, माइनस क्या प्रदर्शित करता है ये चीज़ आपको सब पता है। यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल लेते, V इक्वल टू E इंटू x के रूप में। अब हमको A और B के बीच में विभवांतर निकालना है, तो यानी V1 प्लस V2, यानी हम इसको यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, V1 यानी मैंने अभी बताया वायु की पर्त। तो वायु की पर्त में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और वहाँ पर दूरी हम क्या निकाले थे, यानी मोटाई वायु की पर्त की D माइनस T। V2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, परावैद्युत पदार्थ में, और यहाँ पर जो इसकी मोटाई थी वह कितनी थी, परावैद्युत पदार्थ की ET। इस तरह से हम निकालेंगे। देख लीजिए आप एक बार, फिर आगे मैं यहाँ पर करती हूँ। क्लियर? यहाँ मैं मान रखते जाती हूँ उस चीज का। V इक्वल्स टू E0 इंटू D माइनस T प्लस E इंटू T। अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं किनका मान हम अभी निकाले हैं। E0 की वैल्यू भी निकाले हैं, E की वैल्यू भी निकाले, यानी इक्वेशन 2 और 3 का यूज़ हमको करना पड़ेगा। 3 तो आपके सामने ही है और 2 भी अभी हमने यहाँ पर किया है। ये देखिए 2 और 3 इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखते जाते हैं। तो V इक्वल्स टू E0 की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A इंटू D माइनस T प्लस E की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q अपॉन K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A इंटू T। हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आप, V इक्वल्स टू हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। आप देखिए दोनों स्टेप में यहाँ पर कॉमन है, ये अंदर क्या बचता है आप देखिए, यहाँ पर ये कॉमन निकल गया तो D माइनस T प्लस यहाँ क्या बचा, T अपॉन K बचा यहाँ पर। तो फाइनली हमारे पास V की वैल्यू आ गई, V इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A इंटू D माइनस T प्लस T अपॉन K के फॉर्म में आ गया। इसको हम इक्वेशन 4 देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमको धारिता का मान निकालना है, तो धारिता के लिए हमको फॉर्मूला पता है। हम ये सारा चीज किसके लिए कर रहे हैं, धारिता का मान निकालने के लिए कर रहे हैं।
तो धारिता का फॉर्मूला है C=Q/V। हम जहाँ कहीं भी हम संधारित्र की धारिता निकालना है, यानी सबसे पहले हमको V का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि संधारित्र में हमको मालूम है कि Q नियत रहता है और V का मान बदलते रहता है, तो V का मान हम निकालेंगे। तो निकाल लिए हम। अब इस V की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम जो समांतर प्लेट संधारित्र जिनके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, उसके लिए हम धारिता का मान देखते हैं। तो C हमारे पास हो जाएगा Q/ε0A × D-T + T/K। ये Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको इस प्रकार से। C=ε0A / D-T + T/K। आगे इसको कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस दोनों में हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए आप, C=ε0A / D-, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन आएगा और T भी कॉमन निकलेगा, -T। बचा क्या यहाँ पर? 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1/K। तो इस प्रकार हमारा जो टारगेट था, जो हमको निकालना था कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट्स संधारित्र की धारिता। हम अभी देखें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फाइनल रिजल्ट हमारा C=ε0A / D-T × 1-1/K के रूप में हमको ये मिला। इसी में हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। पहली स्थिति, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और हमको केवल यहाँ तक इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, आगे जब हमको इसमें कुछ और कंडीशंस लेकर अगर क्वेश्चन पूछते हैं, तब उसके लिए हम क्या करेंगे वो चीज़ देखते हैं। यदि पहला कंडीशन हमको ये यहाँ पर ये बोला जाता है कि दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से T मोटाई की धातु की प्लेट अगर रखी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। ये सब किस लिए करते हैं कि हमको धारिता का मान किस प्रकार से मिले। हमारा टारगेट रहता है कि धारिता का मान अधिक हो। जैसे यहाँ पर हमने देखा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखे, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, धारिता का मान यहाँ पर बढ़ता है। देख रहे हैं हम लोग C और यहाँ पर इनका कैसा है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D से घटकर कितनी हो जा रही है यहाँ पर D-T × 1-1/K हो गई है ना। तो इस तरह से इस दूरी जो है और कम हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधारित्र की जो धारिता है यहाँ पर बढ़ जाती है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब हम वहाँ पर T मोटाई की धातु ले लेते हैं, तो वहाँ पर हमको पता होगा कि इसका धातु का परावैद्युतांक का मान हमको इन्फिनाइट होता है, ये हमने देखा है। तो हम
इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, फिर देखते हैं हमको क्या रिजल्ट मिलता है। इस प्रकार से आप देखिए 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट रख दिए, के की वैल्यू यहाँ रख दिए। यह हमको क्या मिल रहा है, देखिए एप्सिलॉन 0 a अपॉन d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसको हम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो c इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 इंटू a अपॉन d माइनस टी मिल जाता है। इस प्रकार से अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए यदि दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से t मोटाई की धातु रखी जाती है, तो हम यहाँ के बाद यहाँ तक करेंगे, तब हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ओके, यह क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पर भी हम यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। ये लिखने के बाद हम यहाँ से करेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे फिर ये करेंगे। ओके, हम आगे की कुछ कंडीशंस और देखते हैं। पहले हम देखे थे, उसके बाद दूसरी कंडीशन में देखते हैं। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पर धातु की प्लेट अगर रख दें, इसके पहले वाले में हमने देखा था आंशिक रूप से हमने धातु के प्लेट रखे थे, तो हमको क्या रिजल्ट मिला था ये हम देखें। तो अब क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पर यदि हम धातु की प्लेट रख देते हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर 0 हो जाएगा और आवेश का प्रवाह एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर होने लगेगा। अब संधारित्र जो है वह संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा। देखते हैं हम इस डायग्राम में, देखिए यहाँ पर इस परावैद्युत पदार्थ की जगह में, इस पूरे जगह में हम अगर धातु रख देते हैं, ओके, तो धातु रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर आवेशित करेंगे इसको, तो क्या होगा, यहाँ पर इस प्लेट से दूसरे प्लेट में यहाँ पर आवेश का प्रवाह होने लगेगा। तो यहाँ पर एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में जो विभवांतर हमको मिलता है वह विभवांतर नहीं मिलेगा और वह 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से जब विभवांतर 0 हो जाएगा तो हमको C इक्वल्स टू Q अपॉन V, जिसमें Q साइलेंट रहता है, नियत रहता है, V का मान बदलते रहता है। तो जब हमको यहाँ पर V की वैल्यू अगर 0 मिलती है तो C की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, यानी यहाँ पर हमको C की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर यह जो है एक संधारित्र की तरह कार्य नहीं करता है। ओके, साधारण एक प्लेट की तरह कार्य करेगा। अब हम आगे देखते हैं अगली कंडीशन। यदि हम जो रिजल्ट लेकर आए हैं अभी आंशिक परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र के, यदि उस फॉर्मूले में हम T की वैल्यू 0 रख दें तो दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पर वायु या निर्वात हो जाएगा। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि T की वैल्यू हम अगर 0 रखते हैं, ये अगर हट गया 0, यानी ये हट गया, तो पूरे जगह में क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात हो जाएगा। इसके बाद के में हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये जो T की वैल्यू D हो जाएगी, यानी पूरे जगह में अगर परावैद्युत माध्यम है, तब वो भी कंडीशन अभी देखेंगे हम। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला था वह ये था कि C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी इंटू ब्रैकेट में हम ले लेते हैं 1 माइनस 1 अपॉन K। ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है, T इक्वल्स टू 0 हम यहाँ रख देते हैं। तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप देखिए C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D आ जाता है। और यह हम पिछले आर्टिकल में ये रिज़ल्ट लेकर आए थे कि यदि दो समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पर वायु या निर्वात हो तो हमने यही वहाँ पर रिजल्ट लाया था। ओके, तो हम यहाँ से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको प्रश्न में अगर पूछा जाता है कि यदि हम T की वैल्यू 0 लें
जब दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम उपस्थित है और उस कंडीशन में यदि हम t की वैल्यू 0 लें तब हमको इसको करना है। अदरवाइज़ हमको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ तक हमको करके आंसर हमारा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, जब हमको ये अगर कंडीशन पूछा जाता है तब हम यहाँ तक जो प्रूफ किए हैं वो प्रूफ करने के बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचेंगे। क्लियर? अगर हमको इस कंडीशन के बारे में पूछा जाता है तो हम यहाँ तक करने के बाद इसके बारे में हम बताएंगे। यही क्वेश्चन अगर आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से। ओके, आगे हम देखते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि अभी हम यहाँ पर t = 0 लिए हैं। यदि t = d ले लें, t = d ले लें, यानी मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया था, फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए आप, t = d, यानी ये जो दूरी है d वो पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ से भर जाए तो यहाँ पर पूरी जगह में परावैद्युत पदार्थ हो, तब क्या आता है इसका रिजल्ट हम लास्ट टाइम देखे भी हैं। अब इसके थ्रू हम यहाँ तक पहुँचते हैं। हमारा जो रिजल्ट आया था वह क्या था? C = ε0A अपॉन d - t इंटू 1 - 1 अपॉन k। इस वाले फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे? t = d रखेंगे। तो C = ε0A अपॉन d - d इंटू 1 - 1 अपॉन k। आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा देखिए आप यहाँ पर कैंसिल हो गया ये, तो C = ये k ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा k इंटू ε0A अपॉन d। यह हमने वहाँ लास्ट आर्टिकल में निकाले थे कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में पूरी जगह में परावैद्युत पदार्थ अगर उपस्थित है तब संधारित्र की धारिता के लिए हम यह व्यंजक निकाले थे। इस वाले टॉपिक में अगर हमको आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो आंशिक वर्ड आता है, इसका मतलब यह है कि हमको इस वाले फॉर्मूले को प्रूफ करना है। अगर हमको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम उपस्थित है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं ना, माध्यम उपस्थित है, माध्यम यानी वायु या निर्वात या परावैद्युत पदार्थ, उसमें आंशिक वर्ड नहीं आया है। तो आंशिक वर्ड नहीं आया है तो हम डायरेक्ट इस वाले को या फिर ये वाले को, दोनों को हम प्रूफ कर सकते हैं उसमें। ओके, ऐसा वर्ड अगर लिखा है तो, और क्वेश्चंस में अगर ऐसा लिखा है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है, तब आपको आंशिक वर्ड आया यानी आपको इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। क्लियर? यहीं पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बात को नोट करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।